All right, welcome to this first lecture of income tax. देखो, आपके वहां आपके रेगुलर लेक्चर में बेस्ट फैकल्टी दिया गया है, बट मेनी ऑफ यू ज्वाइन लेट और क्योंकि 2 वीक और जास्ती पढ़ाई ऑलरेडी आगे चल गया है, some of you will have some difficulty in understanding the lectures of your subject expert. Just to help them in coping up so that at least they can attend subsequent lectures, मैं कुछ बात रिवाइज करने जा रहा हूं. देखो, मैं आपको टैक्स पूरा नहीं सिखाने जा रहा हूं, मैं तो जस्ट एक कुछ छोटी बात बताने जा रहा हूं, so that at least आप आगे का लेक्चर सही तरीके से समझ पाए. कोई मुझे पूछे भाई हम कौन सा सब्जेक्ट्स रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको सबको पता है हम लोग इनकम टैक्स रिवाइज कर रहे हैं. ओके, कोई मुझे ये पूछे कि क्या मैं एक लाइन में इनकम टैक्स पूरा सीख सकता हूं, क्या होगा, क्या लग रहा है आप लोगों को इनकम टैक्स क्या होगा? मैं बताऊं इनकम टैक्स क्या हो गया, क्योंकि इनकम टैक्स ही तो नाम है. So it has to be tax on income, surely payable by some person, payable by some person at some time. Tell me, all of you agree with this definition or not? क्योंकि ये इनकम टैक्स है, it has to be tax on income. कौन देगा? अरे payable by person, कोई ना कोई लोग तो देता होगा. कब देता होगा? At some time. ठीक है, चलिए आगे. नेक्स्ट पॉइंट. तो हमको पूरा एक्ट में यही तो सीखना है कि if the income tax is a tax on income payable by some person at some time, what is that time in which we have to pay tax? समझने के लिए what is that time in which we have to pay tax? आंसर समझने के लिए we have to pay tax in the income tax year known as assessment year. हमें इनकम टैक्स भरना है, इनकम टैक्स रिटर्न सब भरना है in the assessment year. What is an assessment year? It is period of 12 months starting from 1st April every year. 1st April every year. So general definition of assessment year is it is a period of 12 months starting from 1st April every year. क्या लग रहा है आपको हर बरस असेसमेंट ईयर आएगा? हाँ, अच्छा, तो फिर क्या हर बरस मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? हाँ, दैट्स राइट, हर बरस भरना पड़ेगा. सो असेसमेंट ईयर का सिंपल डेफिनेशन समझने के लिए इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April एवरी ईयर. असेसमेंट ईयर का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? अरे भाई उस ईयर में मुझे टैक्स भरना पड़ेगा. अच्छा, सोच के बोलो, अभी राइट नाउ आज की तारीख में कौन सा असेसमेंट ईयर चलता होगा? बोलो बोलो. वेरी राइट, अब 1st April 2020 चल रहा है. 1st April 2020 चल रहा है. कब ये ईयर खत्म होगा? 31st March 2021. सो अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है, यस, वो 1st April 20 to 31st March 21. Assessment year is a period of 12 months starting from 1st April every year. Importance of assessment year क्या है? अरे मुझे assessment year में टैक्स भरना है. अच्छा, सोच के बोलो, क्या मैं कल टैक्स भर सकता हूँ? 21st September समझ लो, भर सकते हैं. अच्छा, 30 September को भर सकता हूँ? अबे भर सकते हैं, कभी भी भर सकते हैं. हाँ, इनकम टैक्स वाले डेट देते हैं कब टैक्स भरना है, कब वो फॉर्म भरना है जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह, डेट देंगे. बट क्वेश्चन में कभी भी कर सकता हूं? हाँ, कभी भी कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोच के आंसर देना. चलो हम लोग डिसाइड करते हैं, कल 21st सितंबर को मैं टैक्स भरना चाहता हूं. चलो भरो. अब क्वेश्चन है कौन से ईयर की इनकम पर टैक्स भरूं? टैक्स तो मैं असेसमेंट ईयर में भरना चाहता हूं. समझने के लिए कौन से ईयर की इनकम पर टैक्स कल भरूं? ऑब्वियसली करंट ईयर की इनकम पर तो कल टैक्स भरना पॉसिबल नहीं है. ईयर ही नहीं मालूम है, पूरा कमाया ही नहीं है, क्या टैक्स भरेंगे?
फ्यूचर ईयर की इनकम पर भी अभी टैक्स नहीं भरना है, तो तुम ही सोच के बोलो ना, मैं कौन से ईयर की इनकम पर कल जाके टैक्स भरूं? कल 21 सितंबर है, ऑब्वियसली लास्ट ईयर की इनकम पर ना। तो लास्ट ईयर का दूसरा नाम है प्रीवियस ईयर। तो इसके साथ हम दूसरी डेफिनेशन जाते हैं। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? ऑब्वियसली इट इज अ पीरियड of 12 month earlier than the assessment year. यदि मेरा असेसमेंट ईयर 2021 है, आप बता सकते हैं earlier 12 month क्या होगा? earlier 12 month 19 to 31st March 20, ये प्रीवियस ईयर है। ये प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस क्या है? आंसर बहुत सिंपल है, प्रीवियस ईयर में जो हम इनकम करेंगे उसके पर कल असेसमेंट ईयर में बाद में टैक्स भरेंगे। सो क्या प्रीवियस ईयर को हम इनकम अर्निंग ईयर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, हम प्रीवियस ईयर को इनकम अर्निंग ईयर बोलते हैं। जैसे ही मेरा इनकम अर्निंग ईयर खत्म होता है, प्रीवियस ईयर खत्म हुआ, फिर जो नेक्स्ट ईयर होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर में हम टैक्स भरेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न सब फाइल करेंगे। सो इसको इनकम अर्निंग ईयर बोले। अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम इसे अकाउंटिंग ईयर बोले, हाँ बोल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। सो दिस वाज माय सेकंड डेफिनेशन। ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम payable by some person at some time. What is that time? Answer very simple. That time is assessment year. We have to pay tax in the assessment year, file income tax return from assessment year. में assessment year is a period of 12 months starting from 1st April every year. तो अभी जो assessment year चल रहा है 1st April 2020 to 31st March 2021, उसके बीच में मैं टैक्स भरेगा, IT रिटर्न फाइल करेगा। ऑफ कोर्स इनकम टैक्स वाले डेट वगैरह देंगे कब करना है। अब क्वेश्चन है, कल मुझे 21 सितंबर को टैक्स भरना है, रिटर्न फाइल करना है एग्जाम्पल, तो कौन से ईयर की इनकम पर करूं? ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर की इनकम पर, लास्ट ईयर की इनकम पर। तो सेकंड डेफिनेशन है प्रीवियस ईयर। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्या है? वो इनकम अर्निंग ईयर है। जिस ईयर में मैं इनकम अर्न कर रहा हूं उसे प्रीवियस ईयर बोलता हूं। कभी कभी कोई लोग उसे फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। और जैसे वो इनकम अर्निंग ईयर खत्म होता है, असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है। असेसमेंट ईयर में मुझे बाकी का टैक्स भी भरना है, IT रिटर्न फॉर्म वगैरह भी भरना है। ओवर। नेक्स्ट पॉइंट। अब वापस से डेफिनेशन पर चलो, क्या लिखा है? इनकम टैक्स मस्ट बी अ टैक्स ऑन इनकम पेएबल बाय सम पर्सन एट सम टाइम। एटलीस्ट वो टाइम तो समझ ही गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, मैं तो बोलता हूं यदि आप ये एक लाइन सही तरीके से समझ जाते हैं ना, एक लाइन सही तरीके से समझ जाते हैं ना, तो पूरा इनकम टैक्स इसी के अंदर आ जाता है, एक लाइन के अंदर आ जाता है। मैं तो बोलता हूं, बोलिए ठीक है। सो इनकम टैक्स इज पेएबल एट सम टाइम इन द असेसमेंट ईयर ऑन द इनकम ऑफ ए प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर खत्म हुआ, इनकम अर्निंग खत्म हुआ, असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है। ओवर। नेक्स्ट पॉइंट इज वो टैक्स भरेगा कौन? तो मैंने लिखा इट इज अ टैक्स ऑन इनकम पेएबल बाय सम पर्सन। लेट अस सी वो सम पर्सन कौन है। तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं कि इनकम टैक्स किसके पर लगेगा? आंसर हम सीधा, मैं पूरा टैक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको खाली ओरिएंटेशन दे रहा हूं, तो मैं ब्रीफ में एकदम करने वाला हूं। तो जो पर्सन है जिसको टैक्स भरना है, जो इसको हम लोग बोलते हैं ना पर्सन है जिसको टैक्स भरना है, पर्सन इंक्लूड्स व्हाट? ओके, किसको टैक्स भरने का इनकम टैक्स में? नंबर 1 इंडिविजुअल, आदमी, राम श्याम सीता गीता। फर्म, पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअल मीन्स राम श्याम सीता गीता। फर्म माने बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म। नंबर 3 कंपनी, जितनी भी कंपनी है वो सब कंपनी को भी टैक्स भरना पड़ता है, उसको भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है। नंबर 4 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो हिंदू फैमिली ज्वाइंटली है उसका हेड को हम कर्ता बोलते हैं अंडर इंडियन, अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। वो कर्ता, उसकी वाइफ, उसके बच्चे लोग, ग्रेट ग्रैंडसन, पेरेंट्स, वो सब मिलकर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनता है, वो लोग भी टैक्स भरेंगे। नंबर 5 एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या बोलते हैं हम लोग? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उनको भी टैक्स लगेगा। मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे हमने कोई क्लब बना दिया, हमने कोई 25 आदमी मिलकर कोई एंटरटेनमेंट क्लब बना दिया, टिकट बेचते हैं, पासेस बेचते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करते हैं, कमाई करते हैं, तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो गया। इवन जॉइंट वेंचर इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस, टाइप ऑफ।
ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस को भी टैक्स भरना होता है। सोसाइटी होता है ना, जो सोसाइटी में हम रहते हैं, दैट इज ऑल्सो एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है, फिर इंडिविजुअल फॉर्म कंपनी, एचयूएफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन not falling in above category, and local authority. लोकल अथॉरिटी कौन होता है? म्यूनिसिपैलिटी, मिलिट्री एरिया, कैंटोनमेंट बोर्ड, इवन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इनकम टैक्स भरना होगा यदि उनको कमाई है तो। आर्टिफिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग इन अबव कैटेगरी, आर्टिफिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग इन अबव कैटेगरी। सपोज कोई आर्टिफिशियल पर्सन ऊपर आ गया तो आ गया, तो यहाँ नहीं लेने का। नॉट, जैसे कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो मैं नीचे नहीं लेगा। लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी आर्टिफिशियल पर्सन है तो नीचे नहीं लेगा। सो आर्टिफिशियल पर्सन पता है ना, लीगल बर्थ लीगल डेथ, जैसे कंपनी से लीगल बर्थ लीगल डेथ है, हम लोग इंडिविजुअल है, हम नेचुरल पर्सन है, ऊपर आ गया फर्स्ट नंबर में। सो आर्टिफिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग इन अबव कैटेगरी। यहाँ हम एग्जांपल दे सकते हैं ऑल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो कोई कानून के अंदर, एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है। एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 establishes LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट establishes यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सो वो सब होता है आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट फॉलिंग इन अबव कैटेगरी। ऑलराइट, ये आदमी लोग को टैक्स भरना होता है, ये सबको। सो पर्सन का इंपॉर्टेंट क्या है? पर्सन का, अरे पर्सन को टैक्स भरेगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर का क्या इंपॉर्टेंस है? वो इनकम कमाने वाला ईयर है। असेसमेंट ईयर का क्या इंपॉर्टेंट है? वो प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट 12 मंथ होता है, उस ईयर में आईटी रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स सब भी तो भरना पड़ेगा ना, असेसमेंट ईयर में भरना होता है। ठीक है, अब मुझे सपोज याद रखना है एज ए स्टूडेंट, तो याद रख सकता हूं इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन माने ग्रुप ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी माने म्युनिसिपैलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन जो ऊपर नहीं है वो वाला। इसको रीअरेंज करता हूं, LIC, देखो 3 6 सब आ गया। LIC 4, H मतलब ऋतिक, चले ऋतिक, एंड दूसरा A मतलब आलिया, आलिया भट्ट। ऐसा पिक्चराइज करो, ऋतिक आलिया को बोलता है अरे यार आजकल मेरी कोई फिल्म नहीं आती है, एक LIC तो पॉलिसी ले ले, एक पॉलिसी तो ले ले, अच्छा है बहुत अच्छा है। आलिया बोलता है बाजू हट, बाद में लेगी, मेरे को पिक्चर शूटिंग में जाना है। LIC फॉर ऋतिक एंड आलिया भट्ट। लोकल अथॉरिटी, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, ऋतिक, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, ये मैं एकदम ब्रीफ में क्रैश कोर्स के जैसे सिखा रहा हूं ताकि आप सब्सिक्वेंट लेक्चर आराम से अटेंड कर पाए। सो इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, ओके, पेएबल बाय सम पर्सन। ये सब 7 आदमी लोग टैक्स भरेंगे। कब भरेंगे? इन द असेसमेंट ईयर। क्या होता है असेसमेंट ईयर? पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर। सो अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, उस ईयर में हम टैक्स भी भरेंगे, आईटी रिटर्न भी फाइल करेंगे। अच्छा, कौन से ईयर की इनकम पर? प्रीवियस ईयर की इनकम, अर्लियर 12 मंथ की इनकम। प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस क्या आता है? अरे वो इनकम अर्निंग ईयर है, वो हमारा अकाउंटिंग ईयर है। जो हम इनकम अर्निंग ईयर प्रीवियस ईयर जिसको बोलते हैं उसमें कमाएंगे, उसको टैक्स हम नेक्स्ट ईयर व्हाट इज नोन एज असेसमेंट ईयर में भरेंगे। ओवर। लास्टली, व्हाट इज एन इनकम? ये आपको अपने टैक्स के सर डिटेल्ड में पढ़ाएंगे, एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। राइट नाउ मैं वो आगे एकदम डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा ये लेक्चर का सिर्फ मतलब ये है, पर्पस ये है कि आप जो नेक्स्ट लेक्चर, सब्सिक्वेंट लेक्चर अटेंड करें ना, वो समझ में आ जाए। दैट्स ओनली पर्पस। आगे जाता हूँ। अभी जितनी भी इनकम पर मुझे टैक्स भरना है, जितनी भी इनकम को टैक्स भरने वाला हूं, एक बार वो इनकम है, इनकम क्या है मैं अभी नहीं समझाने जा रहा हूं, लेकिन एक बार वो इनकम है तो आपके सर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो टैक्स फ्री इनकम और एक टैक्सेबल इनकम। ये टैक्स फ्री इनकम क्या होगा? आप खुद ही सोच के बोलो, टैक्स फ्री इनकम क्या होगा? अरे टैक्स फ्री इनकम माने जो इनकम भले मैं कमाता हूं, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं आप इसके ऊपर टैक्स मत भरो,
कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ रीजंस होता है इसके पर गवर्नमेंट क्यों टैक्स नहीं लेना चाहते। कभी कभी हम उसे एग्जेम्प्टेड इनकम भी बोलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 10 है, वो एक जगह पर बड़ा सा लंबा सा लिस्ट देती है कि मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, टैक्स फ्री इनकम यहां लिखा जाता है। आपको अपना सर बताएंगे। ओके, ये जानना एज ए स्टूडेंट जरूरी है, और मुझे और आपके ऐसे इंडिविजुअल भी जानना जरूरी है। एक एग्जाम्पल मैं टैक्स फ्री इनकम देता हूं, खाली एक ही एग्जाम्पल, वो है एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। एग्रीकल्चरल इन इंडिया वर्ड इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज नॉन टैक्सेबल, टैक्स फ्री। अरे पढ़ाई छोड़ो, गांव में जाके खेती करो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनीवे जितनी भी इनकम है वो टैक्स फ्री है। सर आप बताएंगे आपके सर कि कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। कभी कुछ कंडीशन होती है, कभी कुछ लिमिट भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। और बाकी की इनकम होती है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पर मतलब हमको टैक्स लगने वाला है। अब आगे की बात जो आपके टीचर, आपके सर आगे पढ़ाने वाले हैं, जो इनकम टैक्सेबल है उसको हम कैलकुलेशन के लिए, जितनी भी इनकम हमारी टैक्सेबल है उसको कैलकुलेशन के लिए ओके हम डिवाइड करेंगे। कैलकुलेशन के लिए, जिसको बोलते हैं कंप्यूटेशन के लिए, डिवाइड करेंगे कि जो भी मेरी इनकम है टैक्सेबल है, वो सैलरी इनकम है, या तो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, टैक्सेबल है, टैक्स भरने वाला हूं, या तो वो मेरा प्रॉफिट है, गेन्स है, कहां से, फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या तो मेरा कैपिटल गेन्स है, या तो वो मेरी इनकम कोई अदर सोर्सेस है। ये जो 5 कैटेगरी है उसको बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। मैंने क्या बोला कि जो इनकम पर टैक्स लगाने वाला हूं, क्योंकि वो टैक्स फ्री नहीं है, इनकम है, पहला पॉइंट। इनकम किसको बोलते हैं वो सर बताएंगे, मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि मैं टैक्स तुम्हें नहीं सिखा रहा हूं। इनकम है, टैक्स फ्री भी नहीं है, एग्जेम्प्टेड भी नहीं है, टैक्स लगाने वाला हूं। यदि मैं टैक्स लगाने वाला हूं तो 5 हेड में डिवाइड करता हूं। वो सैलरी हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, कैपिटल गेन्स है, अदर सोर्सेस है। कॉमन सेंस चलाओ, मैं एज ए इंडिविजुअल जो भी इनकम कमाता हूं, कौन सी इनकम पर सैलरी हेड में टैक्स देगा। अरे वेरी सिंपल, मैं नौकरी करता हूं, मेरा बॉस है, वो मुझे पगार दे रहा है, तो मैं कमाता हूं, वो इनकम पर सैलरी हेड में टैक्स पड़ेगा। मेरे बीच में और बॉस के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। आपका टीचर आपका नेक्स्ट चैप्टर डिटेल्ड में सैलरी हेड पढ़ाएगा, ठीक है। कौन से हेड में मैं, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कंप्यूट करेगा। कॉमन सेंस चलाओ, अरे मेरे पास प्रॉपर्टी है, या तो वो घर होगा या मकान होगा, घर भी चलता है मकान भी चलता है, उसको हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैं उसे भाड़े पर देता हूँ, मैं भाड़ा कमाता हूँ, उसके पर मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स पड़ेगा। मैं एकदम बेसिक इनकम टैक्स सिखा रहा हूँ, नॉट एट ऑल डिटेल्ड, नो इफ नो देन। मेरे पास मकान है, दुकान है, मैं भाड़े पर दिया, मैं इनकम भाड़ा कमाता हूँ, उसके पर मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्स देने वाला हूँ, ठीक है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में क्या आएगा भाई, वेरी सिंपल, मैं बिजनेस करता हूँ, बाइंग सेलिंग मैन्युफैक्चरिंग मेरा प्रोफेशन है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंसल्टेंट हूँ, तो मैं जो इनकम धंधे से कमाएगा वो बिजनेस और प्रोफेशन हेड में टैक्स देगा। अच्छा, कैपिटल गेन में क्या करेगा, आंसर वेरी सिंपल, मैं कोई भी असेट बेचता हूं, गोल्ड बेचा, शेयर्स बेचा, ज्वेलरी बेचा, और क्या बेच सकता है, अरे पड़ोसी का कुछ भी बेच सकता है, ऐसा करना मत, ऐसे मजाक कर रहा हूं, ओके। जो भी हम प्रॉपर्टी बेचते हैं ना, जो हमारा धंधा नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी पड़ा है, घर बेच दिया, हाउस, ओके, गोल्ड बेच दिया, शेयर्स बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, बहुत पैसा कमाया, जमीन बेच दिया, तो मैं कैपिटल गेन नाम का हेड में उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा। इट इज अ गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल असेट बोलते हैं। एनीवे अदर सोर्सेस बचे हुई सब अदर सोर्सेस में आ जाएगा। अच्छा, ये 5 जो हेड है वो आप डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये पांचों हेड के अपने अपने रूल्स है, किस प्रकार की इनकम कौन से हेड में आएगा, कैसे उसका कंप्यूटेशन करना होगा, और वही तो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। पांचों का जब बाद में मैं टोटल करेगा, पांचों का जब हम टोटल करेंगे तब टीचर बताएंगे ये टोटल को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। फिर क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है,
कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव है, कुछ अपना पर्पस है, तो उसके लिए हमें कुछ डिडक्शंस देते हैं। क्या देते हैं? डिडक्शंस। जैसे कि मैं मेरी बात कर रहा हूं, देख सकते हैं ना मेरा फोटो बीटो। मेरे को मिठीबाई कॉलेज से सैलरी मिलता है से 10 लाख रुपया साल का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरी कुछ दुकान और मकान भाड़े पर दिया है, वहां से मेरे को 4 लाख रुपया आ रहा है। मुझे मेरा कुछ कंसल्टिंग बिजनेस है, वहां से भी 6 लाख आ रहा है। मैंने शेयर्स बेच के, कुछ इन्वेस्टमेंट बेच के कुछ प्रॉफिट कमाया था, 2 लाख रुपया कैपिटल गेन। और मेरी चिल्लू पिल्लू इनकम भी है। मैं किसी का पेपर चेक करने में मदद किया था, कोई यूनिवर्सिटी ने बोला था प्लीज पेपर चेक कर दो, मैं बोला कर देगा, पैसा देना। उन्होंने 50,000 रुपया दिया है। तो मेरे देखो 10 + 4 14 + 6 20 + 2 22,50,000 को मैं ग्रॉस टोटल इनकम बोलता हूँ। अब गवर्नमेंट में से कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करवाना चाहता है, सम सोशल ऑब्जेक्टिव, सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट चाहता है मैं बचत करूं, मैं बोलेगा अच्छा बचत तो कर देगा, फायदा क्या? गवर्नमेंट बोलता है आपको मैं डिडक्शन देगा टैक्स में से। गवर्नमेंट बोलता है तुम अपना हेल्थ का इंश्योरेंस निकालो, मैं बोला उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, मुझे क्या फायदा? गवर्नमेंट बोलता है अच्छा मैं आपको कुछ डिडक्शन देने वाला हूं। वो डिडक्शन सब सेक्शन 80 में है। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट किया, LIC खरीदा, तो आपको गवर्नमेंट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर 80C में कुछ डिडक्शन देगा। गवर्नमेंट बोलता है आप अपना हेल्थ का इंश्योरेंस निकालो, मैं बोला वो तो निकाल लेगा, फायदा क्या? गुजराती लोग है ना, बिना फायदा कोई काम नहीं करते। गवर्नमेंट बोलता है ठीक है आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालो, मैं 80D में डिडक्शन दे देगा। गवर्नमेंट बोलता है आप दान धर्म करो, मैं बोला वो तो कर देगा, फायदा क्या? बोलता है डिडक्शन देंगे, सेक्शन 80G। अब मैं तो जस्ट एग्जांपल देते जा रहा हूं। सपोज ये सब डिडक्शन का मेरा टोटल हो गया 2 लाख रुपया, जस्ट समझने के लिए। तो ये जो फाइनल आंसर आ गया ना 20,50,000, उसको मैं टैक्सेबल इनकम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? टैक्सेबल इनकम, या तो कभी कभी हम टोटल इनकम भी बोलते हैं। बस अब आपके जो सर है वो आपको एक एक करके सिखाएगा कि कौन सी वाली इनकम पर टैक्स ही नहीं लगेगा, एग्जाम्पल टैक्स फ्री है। अच्छा, फिर सब आपको सिखाएगा, चलो टैक्सेबल है, हाँ टैक्स फ्री नहीं है, टैक्सेबल है, तो इनकम कैसे कंप्यूट करने का, तो अपने रूल होंगे। तो आपको सैलरी चैप्टर में वो सैलरी के सब रूल सिखाएगा, भाई सैलरी क्या होती है, कैसे उसके ऊपर क्या रूल्स लगते हैं। फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हेड सिखाएंगे सर कि किस प्रकार की इनकम पर हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स भरेंगे, कैसे उसकी इनकम कंप्यूट करना है। फिर हम धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, तो कैसे इनकम कमाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई असेट बेचा, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, गोल्ड, लैंड, ज्वेलरी, उसके पर मैं असेट के पर जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल असेट पर कैसे मैं कैपिटल गेन कंप्यूट करूं, वो सब सिखाएंगे। अंदर एक एक हेड में कुछ रूल्स होंगे, एक एक हेड में कुछ रूल्स होंगे जो भी मैं बताएगा नहीं, बट सर बताएंगे। ये पांचों का आपको टोटल बताएंगे, एक बार रूल्स के हिसाब से कंप्यूट किया तो सर बताएंगे ये ग्रॉस टोटल इनकम है। फिर गवर्नमेंट कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करवाना चाहती है, इसके लिए आपको कुछ डिडक्शंस देते हैं ताकि यू आर एनकरेज टू सेव मनी, यू आर एनकरेज टू टेक योर life insurance policy, you are encouraged to pay your health insurance premium, you are encouraged to give donation। तो आपको कुछ डिडक्शन देंगे। 3 तो मैं एग्जांपल के तौर पर दिया है, सेक्शन 80 में बहुत लंबा लिस्ट होगा। एंड फाइनली टैक्सेबल इनकम होगा। इसके बाद इसके पट सर सिखाएंगे आपको कितना मनी टैक्स कंप्यूट करना है। ओके, विद दैट मैं एंड करता हूं, आई एम अबाउट टू एंड। अब जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं, आपका सपोज सैलरी चैप्टर आगे चला गया है, तो हम आपको सैलरी के वीडियो प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप सैलरी हेड सीख सके। और कुछ बातें हैं जो मैं इधर कवर अप नहीं करता हूँ, ओके, वो सब आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। मैं क्योंकि हमारे लेक्चर्स में आप सैलरी तक पहुंच गए ना, तो मैंने उतना ही सिखाया है, वरना मैं सिखा सकता था। और एक दो बातें हैं जो अभी हम बाजू पर रखते हैं, जैसे कि मेरे को इंडिया में इनकम है, मेरा नाम है धोनी, मिस्टर धोनी, मैं इंडिया में कमाता हूँ, वर्ल्ड ओवर में क्रिकेट खेल के अलग अलग क्रिकेट बोर्ड से भी पैसा कमाता हूँ। फिर मेरा स्विट्जरलैंड में भी घर है ना, जापान में भी घर है, उधर भी भाड़े पर इनकम दिया तो मैं कमाता हूँ। एक लाइन में बोलूं, मेरा भारत महान, दुनिया भर में मैं पैसा कमा के लाता हूं भारत में। अब क्वेश्चन है मुझे भारत में कौन सी इनकम पर टैक्स भरना होगा। ऑपोजिट एग्जांपल, अरे भाई कोई क्रिकेटर का नाम दो, आजकल तो मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, वो क्रिस गेल, हाँ बहुत सिक्सर मारता है, वो वेस्ट इंडीज में पैसा कमाता है, लंदन में पैसा कमाता है, इंडिया में आकर है, इंडिया में भी मॉडलिंग करके पैसा कमाता है सब। अब क्वेश्चन है क्रिस गेल भी आखिर दुनिया में पैसा कमाता है, वो भारत में टैक्स भरेगा या नहीं भरेगा? तो ये सब जो रूल्स है मैं अभी नहीं दे रहा हूं,
वो रूल्स आप रेसिडेंशियल स्टेटस में सीखेंगे, आप वहां सीखेंगे। वो एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। मुझे ये सैलरी सब पढ़ने समझने में वो चैप्टर काम का नहीं है एट द मोमेंट, यानी मतलब मैं बाजू पर रख दिया है। बट थोड़े लोग आप जिसने मिस कर दिया वो चैप्टर आप बाद में कभी भी कवर सीखेंगे कि भाई रेसिडेंट आदमी कौन होता है, नॉन रेसिडेंट कौन होता है, कब होता है वो रेसिडेंट, कब होता है नॉन रेसिडेंट, मैं नहीं बताता, आप सीखेंगे दूसरे वीडियो में। और वो लोग भारत में कौन सी इनकम टैक्स भरेंगे बस, और कौन सी इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। एक बार भारत में इनकम पर टैक्स भरना है तो डेफिनेटली वो 5 हेड में ही कंप्यूट करेंगे। ओके, सो वो रेसिडेंशियल स्टेटस नाम का चैप्टर है, वो एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। फिलहाल मुझे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह समझने में उसकी जरूरत नहीं है, बट वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आप बाद में कभी भी कवर अप कर लेना। ऑलराइट, विद दैट थैंक यू वेरी मच। दिस lecture will help you to cover up what you lost in very brief, so that at least आप आगे का लेक्चर सही तरीके से समझ पाए। Keep in touch with us. All right. All right.